गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अलवर ज़िले में बहुत दुख खबर यह है कि 11 मरीज़ मिले हैं कोरोना वायरस के। प्लीज़ आपसे यही निवेदन है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से। आगे चैप्टर को बढ़ाते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। उस दिन हो गया था, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक को इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। पॉली का मतलब होता है अनेक, लक का मतलब इकाइयाँ। अनेक इकाइयाँ जब आपस में मिलती है तो बहुलक का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। इन 1 लाख इकाइयाँ जब आपस में जुड़ती है तो इनके मध्य कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध। फिर उसका वर्गीकरण पढ़ रहे थे अपन लोग। प्रकृति स्रोत के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला कौन सा? प्राकृतिक बहुलक। दूसरा कौन सा? अर्ध संश्लेषित। और तीसरा कौन सा? संश्लेषित बहुलक। उसके बाद संरचना के आधार पर हमने पढ़ा था रेखीय बहुलक, शाखित बहुलक, तिर्यक बंध युक्त बहुलक। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। आणविक बलों के आधार पर बहुलक को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है प्रत्यास्थ बहुलक। प्रत्यास्थ बहुलक के अणुओं में अत्यंत दुर्बल अंतराण्विक बल होता है। इस प्रकार के बहुलकों में क्रॉस बंध नहीं उपस्थित होता है। यह बहुलक खींचने पर खिंच जाता है, जिस प्रकार से रबड़ खींचने पर खिंच जाता है, इसी तरह ये बहुलक खींचने पर खिंच जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ही रबड़ है, वल्कनीकृत रबड़। ठीक है बेटा। अब सेकंड नंबर पे आता है रेशेदार बहुलक। इस प्रकार के बहुलकों में काफ़ी मजबूत अंतराण्विक बंध होता है। किसकी तुलना में? प्रत्यास्थ बहुलक की तुलना में अंतराण्विक जो बल होता है वो प्रबल होता है। इनके गलनांक व तनन सामर्थ्य कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। इनसे धागे बनाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नायलॉन 66। क्या है? नायलॉन 66। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है ताप सुगन्य बहुलक या थर्मोप्लास्टिक बहुलक। ताप सुगन्य, इनमें अंतराण्विक जो बल होते हैं वो प्रत्यास्थ बहुलक से अधिक, लेकिन रेशेदार बहुलक से कम होते हैं। जो प्रत्यास्थ जो बहुलक था उससे तो क्या होते हैं? अधिक, लेकिन जो रेशेदार बहुलक था उससे कैसे होते हैं? कम होते हैं। इन्हें गर्म करने पर ये नरम हो जाते हैं और ठंडा करने पर वापस कैसे हो जाते हैं? कठोर हो जाते हैं। इन्हें किसी भी आकृति में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आपको सबसे बड़ा उदाहरण दूँ, प्लास्टिक होता है। उस प्लास्टिक को अपन गर्म करें तो प्लास्टिक पिघल जाता है। उस पिघली हुई प्लास्टिक से हम बोतल बना सकते हैं, ग्लास बना सकते हैं, बाल्टी बना सकते हैं। किसी भी आकार में उसको परिवर्तित किया जाता है। इसे थर्मोप्लास्टिक या ताप सुगन बहुलक कहते हैं। बोलो, समझ में आया नहीं आया? जैसे इसका उदाहरण है पॉलीथीन, पॉलीवाइनिक क्लोराइड, पीवीसी किसका एग्जाम? प्लास्टिक का ही है। सेकंड नंबर आता है ताप दृढ़ बहुलक। ये जो बहुलक है बहुत कठोर होता है। इसमें क्रॉस बंध पाया जाता है, और जब क्रॉस बंध होगा तो इसका गलनांक भी क्या होगा? उच्च होगा। इस बहुलक को गर्म करने पर ये नरम नहीं होता है बल्कि और मजबूत हो जाता है और क्रॉस बंध और प्रबल बन जाते हैं। इस बहुलक को गर्म करने पर पिघलाया नहीं जा सकता और दूसरे किसी रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इनका जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है। इस प्रकार के बहुलक क्या कहते हैं? ताप दृढ़ बहुलक या थर्मोसेटिंग बहुलक। आप देख रहे हैं नोट्स में बिल्कुल इसी तरह तिर्यक बंध उपस्थित होते हैं। वही क्रॉस बंध है, वही तिर्यक बंध है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बेकेलाइट। अब आगे पढ़ते हैं संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण। एक होता है योगात्मक बहुलक। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। जो असंतृप्त इकाइयाँ, असंतृप्त का मतलब जिनमें डबल बंध और ट्रिपल बंध उपस्थित होता है। असंतृप्त 1 लाख इकाइयाँ, उनके जो बंध डबल और ट्रिपल बंध खुल के वो एकल बंध में परिवर्तित हो जाते हैं। वो बंध आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। योग का मतलब जुड़ना। इस प्रकार की 1 लाख असंतृप्त 1 लाख इकाइयाँ आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती हैं, योग करती हैं। इस प्रकार के बहुलक को क्या कहते हैं? योगात्मक बहुलक।
एक बात और, जब 1,00,000 इकाइयाँ जितनी अपने काम में ली हैं उतनी ही लंबी अपनी चेन बन जाती है, तो इनका जो अणुभार होता है बिल्कुल सेम होता है, परिवर्तित नहीं होता है। इस योगात्मक बहुलक को भी बांटा गया है समबहुलक। ये समबहुलक क्या होता है? सम का मतलब समान, समान 1,00,000 इकाइयों से मिलकर। देखो इसमें दिया हुआ है एल्कीन दिया हुआ है, एल्कीन के n अणु, मतलब एक ही प्रकार की 1,00,000 इकाई है, अलग अलग नहीं है, एक ही प्रकार की 1,00,000 इकाइयाँ। एक ही प्रकार की 1,00,000 इकाइयाँ आपस में जुड़कर एक लंबी चेन का निर्माण करती हैं, तो क्या कहलाती हैं? समबहुलक कहलाती हैं। दूसरा आता है सहबहुलक। सह, अलग अलग एक प्रकार की इकाइयाँ, अलग अलग प्रकार की 1,00,000 इकाइयाँ। जैसे नायलॉन 666 के लिए 2 प्रकार की 1,00,000 इकाइयाँ, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल। अलग अलग हो गया, नाम ही अलग अलग है। अलग अलग प्रकार की 1,00,000 इकाइयाँ आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करती है, उसे सहबहुलक कहते हैं। दिया हुआ है, इसने ब्यूना एस का दिया है, ब्यूट 1,3-डाइईन और स्टाइरीन। 2 अलग अलग प्रकार की 1,00,000 इकाइयाँ जब आपस में जुड़ती है तो बहुलक का निर्माण ब्यूना एस का निर्माण करती है। इस प्रकार के बहुलक को अपन क्या कहते हैं? सहबहुलक। योगात्मक बहुलक कितने भागों में बांटा गया? 2। पहला कौन सा? सम। दूसरा कौन सा? सह। सम का मतलब समान, समान प्रकार की 1,00,000 इकाइयाँ जब आपस में जुड़ती हैं बहुलक का निर्माण करते हैं, योगात्मक बहुलक कहलाता है। और सह में अलग अलग 1,00,000 इकाइयाँ जब आपस में जुड़ती हैं तो सहबहुलक कहलाएगा। योगात्मक बहुलक के बाद दूसरा आता है संघनन बहुलक। संघनन बहुलक में 2 भिन्न भिन्न 1,00,000 इकाइयाँ आपस में जुड़ती है, लेकिन एक छोटे अणु का विलोप होता है, एक छोटा अणु बाहर निकलता है, NH3H2O के रूप में बाहर निकलता है। इस प्रकार के बहुलक को क्या कहते हैं अपन? संघनन बहुलक। इसमें जब छोटा अणु बाहर निकलेगा तो अणुभार में क्या होगा? कमी आएगी। इसके अणुभार में क्या आएगी? कमी आएगी। सरल गुणक नहीं होता है, अणुभार में क्या आती है? कमी। इसका सबसे बड़े उदाहरण दिया है नायलॉन 66 बेकेलाइट। बहुलीकरण की सामान्य विधियां हैं योगात्मक बहुलीकरण या श्रृंखला बहुलीकरण। योगात्मक का मतलब वही है जब असंतृप्त 1,00,000 इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं तो एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती है, उसे अपन कौन से बहुलक कहते हैं? योगात्मक बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण में कुछ क्रियाविधि दी हुई है, मुक्त मूलक, आयनिक क्रियाविधियाँ, ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।